हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो में मैं ये आपके लिए लेकर आया हूँ सीजे 2024 मैथ का क्वेश्चन पेपर, जो कि 9 सितंबर की शिफ्ट फर्स्ट को हुआ था। तो अपना पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 लिख सकता हूँ। और डिवाइड में है मेरे पास एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस 3 कैंसिल आउट और आंसर बचा मेरा एक्स माइनस 3। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको एक्स की पावर क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 75x प्लस 125 इंटू में एक्स माइनस 5 और डिवाइड में दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब जो ऊपर वाला ये है, इसको एक्सपेंड कर, ये किसका एक्सपेंशन हो सकता है? मैं गैस करता हूँ एक्स प्लस 5 का पावर क्यूब का एक्सपेंशन होगा, क्योंकि इसको खोजेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स की पावर क्यूब प्लस 125 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 75x। तो एक्स प्लस 5 का ये एक्सपेंशन हो गया और इसके मल्टीप्लाई में दे रखा है मेरे को एक्स माइनस 5 और डिवाइड में है एक्स स्क्वायर माइनस 25, जो कि मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5, जो कि एक्स माइनस 5 से एक्स माइनस 5 कैंसिल आउट, ऊपर पावर 3 और नीचे पावर 1 है तो माइनस हो जाएगी, ऊपर एक्स प्लस 5 की पावर 2 बच जाएगी। इसको ये हमारे पास किसी भी ऑप्शन में नहीं है, जो कि हमें इसका एक्सपेंशन रूप दे रखा है एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसका अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास यही आएगा एक्स प्लस 25 प्लस 10x, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है 88 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 6x स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1k। अब इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको बोर्ड मास का फॉर्मूला अप्लाई करना, जो कि हमारा होता है। अब 88 को 8 से डिवाइड करें, हमारे पास आ गया 11k माइनस 9, नीचे 6 का स्क्वायर को खोजेंगे 36 माइनस 7 मल्टीप्लाई 5 35, यानी कि 1 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है मेरे को 1। अब ये कुछ नहीं, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा के का मान आ जाएगा। जैसे ये आ गई हमारे पास के स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 11k माइनस 9, इसको इधर लगाएंगे तो ये आ गया हमारे पास के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 11k प्लस 9, 1 और 9 10, इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ 1 और 9 10, ये हो गया 10 हमारे पास। अब इसको फैक्टराइज कर देंगे, इसका फैक्टर जैसे कि के स्क्वायर, इसको तोड़ देंगे, जैसे इसको तोड़ते नहीं अपन वैसे कि के स्क्वायर का कोफिशिएंट और यहाँ जिसके साथ में कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं होता, मतलब उसको सी के फॉर्म में लिखते हैं, उसका मल्टीप्लाई करते हैं और जिसकी पावर 1 है उसके फैक्टर करने होते हैं। तो मैं 11k को लिख सकता हूँ माइनस का 10k और माइनस के प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से के कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया हमारे पास के माइनस 10 और यहाँ से मैंने माइनस 1 कॉमन निकाल दिया तो मेरे पास बच गया अंदर के माइनस 10। के माइनस 10 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैंने के माइनस 10 तो बाहर निकाल दिया और यहाँ से मेरे पास क्या बच गया के माइनस 1, जो कि हमारा किसके इक्वल टू दे रखा है 0 के। अब क्या करेंगे? अब कोई भी चीज़ पता होगा आपको कि मल्टीप्लाई में या तो के माइनस 10 0 है या के माइनस 1 0 है,
तो एक बार तो मैं k-10 को 0 के इक्वल रख देता हूँ और एक बार रख देता हूँ मैं k-1 को 0 के इक्वल। तो मेरे पास यहाँ से k की वैल्यू एक तो 10 निकल के आई है और k की वैल्यू 1 निकल के आई, जो कि हमसे k की वैल्यू ही क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, जो कि इसमें दे रखा है 1 और 10 के का मान हो सकता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत अंक जो कि 100 में से क्रमशः है 75 और 80 है। यदि उस कक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 78 हों तो लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बॉयज़ का और गर्ल्स का रेशो पूछा है हमसे और हमें दिया क्या है, बॉयज़ के एवरेज मार्क्स और गर्ल्स के एवरेज मार्क्स। बॉयज़ के हैं 75 और गर्ल्स के हैं 80 और इनका एवरेज दे रखा है हमको 80। अब हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि 80 में से 78 माइनस करते, ये आ गया हमारे पास 2। 75 में से 80 माइनस करते, हम साइन को साइड में रखते हैं क्योंकि रेशो हमारा माइनस में हो नहीं सकता। तो 75 से 78 माइनस करेंगे, आ गया हमारे पास 3। तो यह आ गई बॉयज़ की संख्या का रेशो और ये आ गया गर्ल्स की संख्या का रेशो, जो कि हमारा है 2:3, जो कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, निम्नलिखित तालिका 5 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक जो कि 100 में से हैं को दर्शाती है। अब छात्रों के नाम है ये और उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं ये। और क्वेश्चन है सभी विषयों में मिलाकर 79% अंक किसने प्राप्त किए हैं? तरुण, सुमित और मोहित रोहित। तरुण, सुमित और मोहित और रोहित, यानी कि हमें शोभित के तो अंक चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऊपर से चेक करेंगे। हमें क्या दे रखा है कि 79% अंक किसने प्राप्त किए। मानिए मैंने तरुण ने 79% अंक प्राप्त किए हैं। अब 79 में से 65 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 79 और 65 का डिफरेंस लेंगे तो मेरे पास आ गया माइनस का 14। अब 79 और 80 का डिफरेंस लेंगे तो ये आ गया प्लस का 1, क्योंकि 80 79 से एक अंक ज़्यादा है इसलिए। अब 79 और 75 का डिफरेंस -4, 79 85 का डिफरेंस प्लस का 6 और 90 और 79 का डिफरेंस प्लस का 11। तो अब हम 11 और 6 और 1 प्लस के ये हो गया हमारे पास 18। 14 माइनस 4 ये भी 18, तो ये आ गया हमारे पास 0/5। यानी कि तरुण ने 79 जो हमने मानना था उसके अलावा कुछ भी ज़्यादा प्राप्त नहीं किया है, तो तरुण ने ही 79% अंक प्राप्त किए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3 है तो सीकेंड स्क्वायर -1 कोट स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर का मान बताएं। अब सीकेंड स्क्वायर -1 क्या लिख सकते हैं हम, टेंजेंट स्क्वायर, और टेंजेंट स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर 1 होता है, इसको तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर मेरे को पता है कि कोसेक स्क्वायर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा मेरे को कोसेक थीटा दे रखा है 5/3 और इसी का स्क्वायर कर देंगे तो 25/9 इसका करेक्ट आंसर। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें से उसने 17/27 काम को 34 दिनों में पूरा किया। उसने छपाई का ऑर्डर कितने दिनों में पूरा किया, यानी कि उसने 17 काम किया आउट ऑफ 27। 17 काम उसने कितने दिन में किया, 34 दिन में। 17 का कितने मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, और 27 का प्रिंट पेज करवाने होंगे तो हमें उससे उसका भी मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 27 × 2 54 दिन, यानी कि उसको 27 पेज टाइप करने में 54 डेज का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, जो कि 54 दे रखा हमें। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8,
इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, उसको करवाएंगे थोड़ा बाद में। तो पहले क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दे रखा है कि आर 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों में पी को 100 रुपये का भुगतान करता है। भुगतान के लिए उपयोग की गई सिक्कों की संख्या 40 है। भुगतान में 5 मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या का पता लगाएं। अब अपन इसको बेसिक से करने लगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे और क्वेश्चन पेपर में हमारे पास ऐसा इतना टाइम होता भी नहीं है। अब मैं इसको ऑप्शन से उठा के करता हूँ कि मान लिया मैंने 5 रुपये के 16 सिक्के दिए होते हैं, तो मेरे पास कितने रुपये हो जाते हैं? 16 पंजे 80। तो 80 रुपये तो मैं 5 5 के दे चुका और मैंने टोटल सिक्के दिए हैं 40। और मेरे को कितने सिक्के बच गए? मेरे पास 16 इस 5 रुपये के दे दिए तो मेरे पास सिक्के बच गए 24। अब मैं मिनिमम 24 सिक्के दे सकता हूँ, लेकिन मैंने सिक्के कितने दिए? और 20 सिक्के। तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जो कि इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, ये सेटिस्फाई होगा। क्योंकि देखते हैं कि 13 रुपये के सिक्के मैंने दिए 5 रुपये के सिक्के मैंने दिए 13, जो कि 65, और बाकी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास अमाउंट बच गया 35 और सिक्कों की संख्या बच गई मेरे पास 27। इनको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 18, 17 और 16 किसी को भी मैं अगर मानकर 5 रुपये के सिक्के देता हूँ तो मेरा कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमें इसे बेसिक से करने की ज़रूरत है भी नहीं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित तालिका विभिन्न प्रश्नों परीक्षा केंद्रों पी, क्यू और आर में उपस्थित और कुल छात्रों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको ये ईयर दे रखा 2016, 17, 18, 19 और 20, और ये पी में उपस्थित कुल और उसमें से उपस्थित हुए, और ये क्यू और ये आर में। तो प्रश्न पढ़ते हैं हम पहले। किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वालों की संख्या दूसरी सबसे कम थी? यानी कि दूसरी सबसे कम 2016 में कितने अनुपस्थित रहे, और 2017 में कितने, और 2018 में कितने, 2019 में कितने, और 2020 में कितने? देखते हैं। यहाँ 45 में से 42 उपस्थित, यानी कि 3 अनुपस्थित, यानी कि 3 एब्सेंट। और यहाँ आपके 11 और यहाँ आपके 5 एब्सेंट। ये हो गया आपके 19 एब्सेंट थे आपके 2016 में। और यहाँ 2017 में 50 में से 45 गए तो आपके 5, और इधर 20 और ये 5, ये आ गया आपके 30। और 2018 में 64 माइनस 60 4 प्लस 65 माइनस 45 20, और ये प्लस 10, ये आ गया आपके 34। और 2019 में कितने आपके पास 80 टोटल थे और 69 प्रेजेंट हुए, तो एब्सेंट हो गए ये आपके पास 11। और 84 से 72 12 प्लस 70 से 62 8, ये आ गया आपके पास 31। और 2020 में आपके पास कितने 15 5 माइनस 44, यानी कि 11। सॉरी, एक बार थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ मैं इसको। ये 11 प्लस 80 माइनस 66 14 प्लस 90 माइनस 85 5, यानी कि ये आ गया आपके पास 30।
सबसे कम किस में थे? 2016 में, यानी कि 19 एब्सेंट थे और उससे कम क्या देर का किस किस वर्ष सभी परीक्षा केंद्रों में अनुपस्थित रहने वालों की संख्या दूसरी सबसे अधिक, अधिक है। सबसे अधिक किस टाइम पे एब्सेंट थे? हमारे 2018 में। उससे कम 2019, यानी कि 2019 में दूसरी सबसे अधिक एब्सेंट रहने वालों की संख्या थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, और 1/2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ गया 1/4, माइनस साइन स्क्वायर 40 को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 50 और प्लस साइन स्क्वायर 45। साइन 45 की वैल्यू होती है मेरे पास 1/2, 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, और माइनस साइन स्क्वायर 55। साइन स्क्वायर 55 को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 35, कोस स्क्वायर 35 माइनस साइन स्क्वायर 35, ये कितना हो गया -1। इसी मैंने -1 लिख दिया इसको। साइन स्क्वायर 45 ये हो गया फिर मेरे पास 1/2, और साइन स्क्वायर 50 को साइन स्क्वायर 50 को साइन स्क्वायर 50 रहने देते हैं, और प्लस साइन स्क्वायर 60। साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है मेरे पास √3/4, √3/2, और साइन स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/4। अब कोस स्क्वायर 50 माइनस साइन स्क्वायर 50, ये आ गया हमारे पास -1 और एक ये वाला माइनस, ये आ गया हमारे पास -2, और 1/4 प्लस 1/2 और 1/2 ये आ गया मेरे पास 1। तो मैं डायरेक्ट ही इसको यहाँ से कैंसिल आउट भी कर सकता हूँ। अगर मैं इस 2 को ना लिखूँ तो एक 1 मेरा यहाँ कैंसिल आउट हो गया। 1/4 और 3/4 ये आ गया मेरे पास 1, और कोस स्क्वायर 50 और साइन स्क्वायर 50 ये आ गया हमारे पास -1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ कुछ नहीं है, बस सिर्फ माइनस ही लगा आगे, तो मैं माइनस मैंने 1 के साथ आ दिया, और 1 से 1 कैंसिल आउट। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 0, जो कि ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये क्वेश्चन कहता है कि एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 kg के लिए 870 ग्राम के नकली वजन का उपयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि वो ग्राहक को कितना दे रहा है 870 ग्राम, और उसके से चार्ज कितना कर रहा है 1000 ग्राम के। तो ये आ गया हमारा CP, और ये आ गया हमारा SP, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो ये 87:100 आ गया हमारा से कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशो। तो परसेंटेज में निकालना लाभ प्रतिशत, तो 87, इसका डिफरेंस कितना 13, यानी कि 1300 परसेंटेज, ये हमारा आ गया परसेंटेज वैल्यू। अब 87 को 300 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले तो जाएगा ये 1 टाइम, और अब बच गया हमारे पास 130 से ये बच गया मेरे पास 43। अब 87 का अगर मैं 5 टाइम भी करता हूँ तो ये आ गया मेरे पास 8 5 जा 400, और 7 5 जा 35, यानी कि 435, जो कि मेरे पास यहाँ है 430। तो ये बड़ा हो जाएगा तो 4 टाइम ही जाएगा, तो इसलिए एक ही ऑप्शन में मेरे को 14 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि भरण पाइप P, यानी कि भरण पाइप Q से 21 गुना तेज है, यानी कि 2 पाइप दे रखे हैं मेरे को P और Q।
पी पाइप बोल रहा है कि क्यू से 21 गुना तेज, यानी कि क्यू अगर मेरा 1 मिनट में 1 लीटर भरता है तो पी मेरा भरता है 1 मिनट में 21 लीटर। और क्यू एक टंकी को 100 मिनट में भर सकता है, यानी कि क्यू 1 मिनट में भर रहा है, एक तो 100 मिनट में भरेगा, 110 मिनट में भरेगा 110 लीटर, इतना लीटर भरेगा। तो दोनों भरण पाइपों को एक साथ खोले तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। दोनों भरण पाइप यानी कि पाइप पी और क्यू को एक साथ खोल दिया। अब दोनों को एक साथ खोल दिया तो 1 मिनट में हमारी टंकी कितनी भरी, 22। तो 22×5 = 10, तो हमारी टंकी 5 मिनट में फुल हो जाएगी। तो जो कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो दिया गया है एक वस्तु पर 550 अंकित है और इस पर 40% की, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब मैं इसको देख ही नहीं रहा कि ये मेरे को भी दिया गया है, मैं देख रहा हूँ कि किसी वस्तु को 40% की छूट पर बेचा जाता है, यानी कि उस पर 5 मार्क प्राइज हैं और उसको 3 में बेचा जा रहा है, यानी कि रेशो में ही मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। और यानी कि विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यानी कि उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो 100 की चीज़ खरीद रहा है तो उसको 110 की बेच रहा है, इसका मतलब यही है। अब ये आ गया हमारे पास सीपी और ये आ गया मार्क प्राइस का रेशो। अब 5 को यहाँ ले गया मैं और 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दी। अब ये कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशो आ गया, जो कि मेरे को दे कितना रखा है, मार्क प्राइस दे रखा है मेरे को 550 रुपये। तो ये कितना आ गया 550 रुपये मार्क प्राइस और ये 300, जो कि मेरे से पूछा है कि कॉस्ट प्राइस ही ज्ञात करना, कॉस्ट प्राइस आ गया 300। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमें कि 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान समय पर समान दिशा में समान बिंदु से क्रमशः 6 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं, तो वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे। यानी कि मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है और ये कितने मीटर का है, 840 मीटर का है। अब यहाँ से दो बंदे हैं, वो ए और बी दोनों स्टार्ट करते हैं दौड़ना, कि हम चक्कर लगा रहे हैं। एक दौड़ रहा है 6 मीटर पर सेकंड से और दूसरा दौड़ रहा है 12 मीटर पर सेकंड से, यानी कि उनमें 1 सेकंड में 6 मीटर का डिफरेंस हो जाता है। तो ये जो बी है जो तेज़ दौड़ रहा है, ये इस 840 मीटर गैप को कितनी देर में पूरा कर देगा, तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया 140 सेकंड। तो जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम है। ऑप्शन पढ़ते हैं अपन पहले, यानी कि इनकी दो भुजाएं बराबर हैं और एक और परिमाप समान है, इनके क्षेत्रफल और आधार समान है, इनके आधार और ऊंचाई समान है, दोनों त्रिभुजों की एक भुजा और एक कोण बराबर है। अब हम सर्वांग समता के नियम जानते होंगे कि या तो तीनों साइड इक्वल हो, या एक साइड और दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल हो, या फिर दो एंगल इक्वल हो और उनके बीच की साइड इक्वल हो। यानी कि इसका मतलब था हमारी तीनों साइड समान हो दोनों ट्रायंगल की, और इसका मतलब ये है कि ये साइड सेम है और ये साइड सेम है और ये एंगल, और इधर वाले की ये साइड सेम, ये साइड सेम और ये एंगल सेम है। और इसमें क्या कह रहा है कि ये ट्रायंगल हमारे पास दो, वो कैसा ट्रायंगल बन गया हो, ये ट्रायंगल है मेरे पास दो, इसका ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये रूल में ये कहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 एरिया की तो कोई बात ही नहीं करता है,
SCS में सर्वांग समता नियम में, और आधार और ऊंचाई का भी कहीं जिक्र नहीं है इन तीनों में। दोनों त्रिभुजों की एक भुजा और एक कोण से कोई सर्वांग सम होता ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं। अब दो भुजाएं बराबर होगी और परिमाप समान है, यानी कि ये समान, ये दोनों सेम है और पेरीमीटर सेम है, तो यानी कि ऑफ कोर्स ये भी सेम ही है, इसलिए पेरीमीटर सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 17, 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 37 सेंटीमीटर है। यदि दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु M और Q है, तो रेखाखंड MQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको एक सर्कल दे रखा है ये वाला और एक सर्कल दे रखा है आपको ये वाला, इनके केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है आपको 37 सेंटीमीटर, और इसकी है 10 सेंटीमीटर रेडियस और इसकी है 22 सेंटीमीटर रेडियस। अब आप और दे रखी है आपको इनकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी कि ये वाली टेंजेंट लाइन जो कि इसको M और के ऊपर टच करती है। अब मैंने M को इस बड़े सेंटर से मिला दिया, Q को दूसरे सर्कल के सेंटर से मिला दिया, और मैंने इस लाइन के पैरेलल यहाँ एक लाइन ड्रा करी, और आपको पता होगा कि ये एंगल हो गया मेरे पास राइट एंगल, और दोनों के अंदर ये इसके सेम होगी, तो ये भी कितनी होगी 37 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है होगी, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन गया ये, और ऊपर मेरे पास कितना बच गया 12 सेंटीमीटर। अब राइट एंगल के सामने की साइड 37 है और एक साइड 12 है, तो तीसरी साइड क्या बची मेरे पास 35, क्योंकि मैंने देखा है कि 37, 35 और 12 एक ट्रिपलेट सेट होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 18, कोस स्क्वायर 29 प्लस कोस स्क्वायर 61। अब कोस स्क्वायर 29 को मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर 61, और दूसरा मेरे पास कोस स्क्वायर 61, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यही आइडेंटिटी मैंने यहाँ अप्लाई कर दी, तो हमारा आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन कहता है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए, जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में गिरे। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59.375% मत मिले उसे 2484 मतों से निर्वाचित घोषित किया गया। यदि उस चुनाव में मतदान करने के पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी, तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब मेरे को यहाँ दिख रहा है कि 59.375, अगर मैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालने लगूँ तो क्यों आसान हो जाएगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही सोल्व करूँगा तो बहुत लेट हो जाएंगे। अब फ्रैक्शन वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा इसकी, 50% प्लस 9.375%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा कि 1/2 होती है, और प्लस में 9.375 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 3/32, और इसको 59.375 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई मेरे पास 19/32। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ बाकी वाले को, और मैं अपनी यही परसेंटेज वैल्यू ही इधर रखी रहने दे, परसेंटेज वैल्यू कह रहा है इसको ही रखा रहने देता हूँ। अब क्या कह रहा है कि जो ये 19/32 है, यानी कि दो जगह मत डाले गए, एक को मिले 19 मत कितने में से 32 में से, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 13,
तो इनका डिफरेंस ये दे रखा है मेरे को। यहाँ ये मानो कि ये उसकी फॉर्म में है कि ये यूनिट की फॉर्म में है, ना कि नंबर में। ये दे रखा है मेरे को 2884, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है मेरे को 2484। तो ये आ गया मेरे पास 6 चौक 6 एकम और 6 चौक 24, 404, यानी कि मेरे पास एक यूनिट की वैल्यू 414 आ गई। तो पूछा क्या है मेरे से, वाई का मान, यानी कि कितने परसेंट वोटर्स ने अपना वोट नहीं दिया था। अब क्या दे रखा है कि टोटल वोट कितने पड़े, पहले ये निकालना पड़ेगा मेरे को। टोटल वोट कितने पड़े थे मेरे 32 यूनिट। तो 414 मल्टीप्लाई 32, ये मेरे आ गए टोटल वोट, क्योंकि टोटल वोट पूरी इतने हुए थे। और जो वोट पोल, यानी कि ये वैलिड वोट पोल हुए थे, टोटल वोट नहीं। टोटल वोट पोल हुए थे मेरे पास 90%, क्योंकि 10% को इनवैलिड घोषित कर दिया गया था। तो इसकी मैं 10/9, क्योंकि 9 की वैल्यू मेरे को ये दे रखी थी, तो 10 की वैल्यू मेरे को निकालनी थी। तो ये आगे मेरे पास टोटल वोट डले थे, उनके नंबर आ गए। तो 9 से 414 गया मेरा, 9 चौक 36 और 9 छिक 54, 46 बार। और 46 और 32 की मल्टीप्लिकेशन आ गई मेरे पास 1472। और इंटू में कितना है 10, यानी कि टोटल वोट पड़े थे हमारे 14,720। और मतदान करने वालों की संख्या, यानी कि वोटर लिस्ट में कितनों का नाम था 16,000 लोगों का। कितनों ने वोट नहीं डाला 3,000, सॉरी 3,000 नहीं। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ गया मेरे पास 16,000 का कितने परसेंट है 8%, जो कि 8 इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा के का मान हो सकता है जिसमें 217,924 के 6 से विभाज्य हो, यानी कि मेरे को संख्या दे रखी है 217,924 की, डिवाइड किससे करना मेरे को 6 से। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 2। कोई संख्या 2 से डिवाइड कब होगी, लास्ट का डिजिट क्या हो आपका सम संख्या हो, यानी कि लास्ट की डिजिट आपकी इवन हो। तो इवन तो सभी दे रखे हैं इसमें। अब 3 से कोई संख्या डिवाइड कब होएगी कि उसका डिजिटल सम 3 से डिवाइड हो, यानी कि हम इसका डिजिटल सम निकालेंगे और जो बच जाएगा, यानी कि अगर मेरे पास जितने भी की भी कमी होगी तो मैं उसको उसमें उसकी वैल्यू के पुट कर दूंगा और मेरा संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। और अब देखते हैं कि 2 और 1 3, 3 3 से डिवाइड, 9 भी 3 से डिवाइड, 4 और 2 6, ये भी डिवाइड 7। अब मेरे को मिनिमम क्या पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे 6 पुट कर सकता हूँ, मतलब ऑप्शन के हिसाब से ये 6 पुट किया तो मैंने आएगा 13। 13 क्या 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, 0 7 और 0 7, 0 भी 7 भी 3 से डिवाइड नहीं होता। अब मैंने पुट किया यहाँ पे 2 के की जगह। अब 7 और 2 9, मेरा 9 है जो 3 से डिवाइड हो गया, तो के की वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। किसी समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 16 है तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। दो भुजाओं यानी कि 2x का मान दिया है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं
तो 2 भुजाओं का योग 16 है, तो तीसरी भुजा कितनी आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 को थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 और उनके आयतन का अनुपात 3:5 है, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। अब शंकु का आयतन हमारे पास क्या होता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। अब दो शंकु हैं तो दोनों का आयतन क्या है सेम ही होगा 1/3, इसमें भी है 1/3, इसमें भी है 1/3, कैंसिल आउट, पाई इसमें भी आएगा और पाई यहाँ भी है तो कैंसिल आउट। दो शंकु दे रखे हैं तो मैंने इसको R1 मानी और इसको H1, तो मेरा यहाँ R2 का स्क्वायर और H2। R1 कितनी दे रखी है मेरे को 2 का स्क्वायर 4 इंटू H1, और R2 कितनी दे रखी है मेरे को 5 का स्क्वायर 25 इंटू में H2, और आयतन का अनुपात मेरे को दे रखा है 3:5। अब ये मैंने लाइन क्यों खींची क्योंकि मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसकी यहाँ पे और इसकी यहाँ पे, यानी कि यहाँ 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 से 25 गया 5 टाइम, तो 5 दिए 15 रेशो 4, जो कि इनकी हाइट 1 और हाइट 2 का रेशो आ गया मेरे पास, जो कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और आगे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। नीचे दी गई तालिका में एक परीक्षा के 6 अलग अलग विद्यार्थियों ने 7 विद्यार्थियों द्वारा अंकों को प्राप्त किया गया, जो कि प्रतिशत में दर्शाया गया है, अधिकतम अंक को दर्शाती है, यानी कि अच्छा। और अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी ने उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में किसी भी विद्यार्थी या अन्य को प्राप्त अंकों की तुलना में उच्चतम अंक प्राप्त हो, तो उस विद्यार्थी को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे। यानी कि मेरे को दिया है कि ये मैक्सिमम मार्क्स हैं और इतने परसेंटेज उस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर मेरे को मैथ में सबसे अधिक नंबर, जैसे इसमें अमन को 100 मिले हैं, और रसायन विज्ञान में अमन को ही 80% सबसे ज़्यादा मिले हैं, भौतिक विज्ञान में किसको सबसे ज़्यादा मिले हैं आयुष को सबसे ज़्यादा मिले हैं 90%, भूगोल में मुस्कान को सबसे ज़्यादा मिले हैं 95%, और इतिहास में तरुण को सबसे ज़्यादा 80% में, और कंप्यूटर में मुस्कान को सबसे ज़्यादा मिले हैं 90%। अगर कोई बच्चा ऐसा हो कि मैथ में 100% और रसायन विज्ञान में 80% और भौतिक विज्ञान में 80% और भूगोल में 95% और इतिहास में 80% और कंप्यूटर में 90% हो जाता है, तो उसकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी होती है। अब मैं इसके लिए मेथड यूज़ करूँगा एवरेज वाला कैसे, जैसे इसकी 150 में 1 जीरो आती और 130 में भी 1 जीरो, तो सभी की लास्ट के एक डिजिट काट दूंगा मैं, और यानी कि ये आ गया मेरे पास 15:13 12 10:6:4। अब 15 में उसको मिले हैं 100% और 13 में मिले हैं उसको 90%, और 12 वाले में मिले हैं उसको 90%, और 10 वाले में 95%, और 6 वाले में 80%, और 4 वाले में मिले हैं उसको 90% मैक्सिमम। यहाँ पर तो मैं इनको सभी को इनकी मल्टीप्लाई कर आपस में जोड़ दूंगा, और ये 15 13 28 12 40 10 50 और 10 60 से डिवाइड कर दूंगा। अब इनका जोड़ कितना आ गया सभी का
तो वीडियो लंबी होने के कारण मैं इसको आपके ये छोड़ देता हूँ। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हमारे पास है ये। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि दी गई तालिका में एक संस्थान में 3 अलग अलग विषयों में 3 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया है। यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में 105 अंक चाहिए तो कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा में उत्तीर्ण किया होगा। अब इतिहास में टोटल मार्क्स कितने हमारे पास 175, और 175 में से 105 मेरे को मिनिमम चाहिए। अब ये इसका कितने परसेंट हो गया, 175 का 105 एप्रोक्स ये हो गया मेरा 21/7, सॉरी 7 नहीं है, 7 मल्टीप्लाई 5। अब ये 7 से 3 टाइम और 5 6 30, यानी कि अप्रोक्स क्या मेरे को 60% मार्क्स चाहिए। अब राम के 60% है नहीं, मोहन के 60% है नहीं, श्याम के कितने, श्याम के 75% है। तो इतिहास में कौन कितने बच्चे पास हुए हैं, सिर्फ एक ही पास हुआ है। कौन हुआ है, श्याम हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन देता रहेगा। धन्यवाद।